अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हमें आज इंडिपेंडेंस तक पहुंचना है। फाइन। सो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में पढ़ा, इंडिया की हिस्ट्री। उसके बाद हमने कुछ एक्ट्स भी पढ़े थे 1904, 1912, फिर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड तक पहुंचे जहां पर मैंने कल आपको जो भी स्पेसिफिकेशंस देनी थी वो देनी। उसके बाद मैंने आपको जो आज का लेक्चर है, आई नो कि मैंने वो छोटा लिखा है बोर्ड पे और आपको कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, बट ये सारे पॉइंट्स इन डिटेल आपके पीडीएफ पे होंगे यहां पर, बिकॉज आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ डेटा, दैट इज व्हाई मैंने ये बोर्ड पे लिखा है यहां पे। फाइन। आपका जो लेक्चर है, जो आप लेक्चर के नोट्स बनाते हैं, मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊंगा नोट मेकिंग पर। फिलहाल के लिए जो आप नोट्स बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से होने चाहिए जब आपने वहां से पॉइंट्स निकाले हैं हमारे पीडीएफ से। फाइन। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पीडीएफ के, मैं एक एक करके ये सारा डिक्टेट भी करूंगा ताकि आप लिख भी सके साथ साथ। फाइन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कोऑपरेटिव मूवमेंट में वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से क्या अफेक्ट हुआ, उसकी वजह से वहीं से आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद व्हाट वाज द पोस्ट वॉर इफेक्ट ऑन कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो पोस्ट वॉर यानी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या सिस्टम चला। फिर हमने ये भी देखा था कल, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक रिफॉर्म्स एक्ट आया था 1919 का, मॉन्टेगू किम्सफोर्ड रिफॉर्म, वो भी हमने कल देखा। वहीं से कुछ आइडियाज हम लेंगे, फिर हम आएंगे 1920 यानी 1920s के डेकेड में, यानी पोस्ट वॉर पीरियड में। 1920s का ये डेकेड है। उसके बाद 1920s के आखिरी टाइम पर 1929 पर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जिसका अभी तक हमने उसके जैसा कोई इवेंट नहीं देखा। दैट वाज द 1929 ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन शुरू होता है इन द वेस्टर्न इकोनॉमीज, फैलते फैलते पूरी इकोनॉमी, पूरे ग्लोब को अपने अपने अफेक्ट में ले लेता है, उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर छा जाता है। वो था 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन कोऑपरेटिव मूवमेंट, वो भी मैंने लिखा यहां पे। ग्रेट डिप्रेशन खत्म होता है आपके 1929 से शुरू होता है और चलते चलते पूरा 1930s का डेकेड इज कंसिडर्ड अ डिप्रेशन डेकेड। डिप्रेशन डेकेड यानी पूरा 1930s उसी में चला गया हमारा। बीच में हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स देखी थी 1934, 35, 36 में, लेकिन 37, 38, 39 में फिर से हमने फॉल आउट देखा। इसीलिए हम 1930s का पूरा डेकेड डिप्रेशन डेकेड समझते हैं। उसके बाद पोस्ट डिप्रेशन एरा में जब आपका डिप्रेशन खत्म होने को आता है, आपका वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इन्फ्लुएंस था हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट पर, और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते होते हमें फिर इंडिपेंडेंस भी मिल जाती है। तो आज का टाइमलाइन ये होगा, आज हम इंडिपेंडेंस तक पहुंचेंगे, फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वहां से हम फिर 5 ईयर प्लान्स में देखेंगे क्या क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस था उनका। फाइन। तो आज हम इंडिपेंडेंस तक पहुंचते हैं, शुरू करते हैं पोस्ट वॉर पीरियड से। तो आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 का एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट रहा कोऑपरेटिव मूवमेंट पर। वर्ल्ड वॉर 2 का एक बिल्कुल अलग इंपैक्ट था, वर्ल्ड वॉर 1 का एक बिल्कुल अलग इंपैक्ट था। वर्ल्ड वॉर 1 का इंपैक्ट नेगेटिव था, वर्ल्ड वॉर 2 का इंपैक्ट पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है ऑन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। फाइन। तो पहले हम देखते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, आपने देखा हमारे कोऑपरेटिव्स का जो एक्सपोर्ट करते थे गुड्स बाहर, क्योंकि बाहर वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया उसके कब्जे में आ चुकी है। अब वॉर की वजह से आपकी डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम होगी तो आपने एक्सपोर्ट भी कम किया। तो एक्सपोर्ट कम होने की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से हमारे जो फार्मर्स थे, हमारे जो कोऑपरेटिव्स थे, जिन्होंने कर्जा लिया था तब जाके गुड्स प्रोड्यूस किए थे और उन गुड्स को वो बाहर बेचते थे, बाहर एक्सपोर्ट करते थे, अब क्योंकि डिमांड कम हो गई है, प्राइसेस गिर गए हैं, तो इन फार्मर्स ने, इन कोऑपरेटिव्स ने जो कर्जा लिया था वो कर्जा वो वापस रीपे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जो क्रेडिट लिया था उसको वापस नहीं दे रहे। व्हाई? बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है, बिकॉज उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। फाइन। बिकॉज उसकी वजह से प्राइसेस एकदम से गिर गए। प्राइसेस गिरने की वजह से आपकी, बिकॉज डिमांड कम थी तो प्राइसेस भी गिर गए, तो प्राइसेस भी गिरे तो नुकसान हुआ फार्मर्स का। उन्होंने जो प्रोड्यूस किया था, उन्होंने जो गुड्स प्रोड्यूस किए थे उसको वो हाई प्राइस पे नहीं बेच पाए बिकॉज प्राइस, उसकी डिमांड ही नहीं थी। फाइन। तो आपके फार्मर्स का काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने जो कर्जा लिया था वो कर्जा वो वापस रीपे नहीं कर पाए। फाइन। तो हमने ये देखा डिक्रीज एक्सपोर्ट्स की वजह से, डिक्रीज डिमांड की वजह से देयर वाज इंक्रीज्ड ओवरड्यूज।
इंक्रीज्ड ओवरड्यूज, यानी आपके ऊपर आपको कर्जा वापस देना था अगले महीने, पर आप वो नहीं दे पा रहे हो। उसके बाद एक और महीना निकल जाता है, एक और महीना निकल जाता है, आप और कर्जा लेते हो, पुराने कर्जे को चुकता करने के लिए नया कर्जा लिया जाता है। तो ये एक डेट ट्रैप बन गया एक फार्मर के लिए। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इनकी हालत खराब हो गई, खासकर क्रेडिट सोसाइटीज। फाइन, तो हमने देखा ऐसी सिचुएशंस में जब आपके ओवरड्यूज इतना ज्यादा बढ़ गए, तो हमने देखा कि इंडिया में बैड एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिनेरियो चल रहा था। बैड एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिनेरियो, यानी एग्रीकल्चर के अंदर, बिकॉज एग्रीकल्चर ही मेजॉरिटी आपका ऑक्यूपेशन था हर एक इंसान का, तो एग्रीकल्चर के अंदर जिन्होंने क्रेडिट लिया था वो क्रेडिट उसको वापस रीपे नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज आपके पास पैसा ही नहीं है उसको रीपे करने के लिए। तो एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हुआ इंडिया में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि हमारे पास जिन फार्मर्स ने, जिन एग्रीकल्चरिस्ट ने, जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने लिया था कर्जा, वो उसको रीपे नहीं कर पा रहे, आपका ओवरड्यू बढ़ता गया। फाइन, तो ऐसे ही सिनेरियो में हमने कुछ स्टेप्स लिए। फाइन, तो अभी भी हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही है। तो पहला क्या हो जाता है, पहला बताया जाता है कि अब देखिए, अब सबसे पहले आपने एक क्रेडिट सोसाइटी बनाई या आपने एक कोऑपरेटिव बैंक बनाया था। तो कोऑपरेटिव से मिलकर एक बैंक बनाया ताकि वो किसी की मदद कर सके। फाइन, अब बैंक ने कर्जा दिया, वो कर्जा वापस नहीं आ रहा क्योंकि आपका फार्मर का नुकसान हो रहा है। तो एक कोऑपरेटिव बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक ने किसी को कर्जा दिया, किसी फार्मर को कर्जा दिया, वो फार्मर उसको वापस पैसा नहीं दे पा रहा, उसका नुकसान हो गया। फाइन, उसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कोई खरीदने को नहीं आ रहा, उसकी वजह से डिमांड ही नहीं है, तो फार्मर ने जो कर्जा लिया था वो कर्जा भी वापस नहीं आएगा। इसकी वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज्यादा फेल हो गए ऐसी सिचुएशन में। तो इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स की प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने एक कमेटी बनाई, प्रोविंशियल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है, प्रोविंशियल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद कुछ सजेशंस देने कि आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या इश्यूज है, किसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो प्रोविंशियल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई पोस्ट वॉर पीरियड में, जिसका काम यह था कि कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या प्रॉब्लम्स है उसको स्टडी करना। उसी के साथ साथ एक और कमीशन बनाया गया, दैट वाज द कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन 1928। तो एक कमीशन बनाया जाता है, उसका नाम रखा जाता है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। 1928 में यह कमीशन बनता है। कमीशन का मकसद क्या है? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो 1928 में आता है, इसका भी मकसद एग्रीकल्चरल स्टडी ही था, लेकिन इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दी। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया के अंदर लैंड मॉर्टगेज बैंक्स बनाने की रिकमेंडेशन, सजेशन किसने दी थी? ये दी थी आपकी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने। तो एक 1928 में आपने देखा फार्मर्स के पास पैसा नहीं है, उन्होंने कर्जा लिया था तो कर्जा वापस नहीं दे रहे। जब कर्जा वापस नहीं जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक्स में प्रॉब्लम आएगी। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए यू हैव प्रोविंशियल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। उसके बाद आपका फार्मर है, अब फार्मर ऑलरेडी पुराना कर्जा नहीं दे पा रहा वापस, तो इसको नया कर्जा कौन देगा फिर? अब मैं कोई फार्मर हूं, मैंने किसी से कर्जा लिया है और उसका कर्जा अभी भी मेरे पास पड़ा है, और मैं दूसरे के पास कर्जा लेने जाऊंगा, वो मुझे बताएगा कि पहले पुराना कर्जा चुकता करो तब जाके आना मेरे पास कर्जा लेने। फाइन, तो फार्मर के पास, आपके पास क्रेडिट पैसा नहीं था, तो फार्मर की जब पैसा ही नहीं होगा तो वो कैसे प्रोडक्शन करेगा? तो हमने ये देखा, हमने एक रॉयल कमीशन बनाया एग्रीकल्चर के लिए। अब आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के लिए एक रॉयल कमीशन बनता है 1928 में, और वो कमीशन हमें बताता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे हम निकल सकते हैं। और वो कहते हैं हमें लैंड मॉर्टगेज बैंक्स बनाने चाहिए इंडिया में। लैंड मॉर्टगेज बैंक्स क्या है कि आपके जो फार्मर्स है वो अपना लैंड मॉर्टगेज रखकर कर्जा ले सके। अब पिछले सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप परमानेंट सेटलमेंट में चलते थे, जमीन तो आपका था ही नहीं, वहां एक जमींदार खड़ा था। फाइन, और जमींदार से पैसे ले जाती थी गवर्नमेंट, और जमींदार आपसे जितना चाहे उतना एक्सप्लॉयटेशन करता था। लेकिन अब अगर आपके पास जमीन है, रेतवारी सेटलमेंट चल रही थी, रेतवारी सेटलमेंट में जमीन आपके फार्मर की थी,
और आपने बीच में जो इंटरमीडिएट था, आपने जो बीच में ये रखा था, जमींदार रखा था, वो हटा दिया। उसके बाद गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर के साथ कनेक्शन में थी और फार्मर से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता था और फार्मर को काफी ज्यादा फायदा हुआ। इस प्रोसेस को हम रियतवारी सेटलमेंट कहते हैं। रियतवारी सेटलमेंट, RYOTWARI। तो रियतवारी सेटलमेंट में जिन फार्मर्स के पास अब जमीन आ गया, उस जमीन को गिरवी रख के, मॉर्टगेज रख के वो कर्जा ले सकते थे। इसके लिए आपने एक लैंड मॉर्टगेज बैंक बनाने की बात की। तो लैंड मॉर्टगेज बैंक बनाने की बात किसने की? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1928। अब इसी के नक्शे कदम पर सबसे पहला लैंड मॉर्टगेज बैंक बनता है मद्रास में। उसके बाद मैसूर में, एक ही साल में 2 बैंक्स बनते हैं 1929 में। तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने जो लैंड मॉर्टगेज बैंक्स बनाने की बात की, वो इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाता है। अगले साल मैसूर में पहला बैंक बनता है, जिसमें हम अब लैंड को रख के, गिरवी रखकर आपको पैसा दे देंगे ताकि आप अपनी प्रोडक्शन कर सको, अपने कर्जे, अपने जिससे क्रेडिट लिया है उनके कर्जे चुकता कर सको। फाइन। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। अब एक इंपॉर्टेंट कोट है रॉयल कमीशन का। उन्होंने ये कहा, इफ कोऑपरेशन फेल्स देयर विल फेल द बेस्ट होप ऑफ रूरल इंडिया। तो उनको ये पता, बिकॉज मेजॉरिटी आपका पॉपुलेशन वाज इन द रूरल एरिया, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इंडिया ही आपका मेजॉरिटी रूरल एरिया में जब है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पर है, तो इंडिया का बेस्ट होप क्या थी उस वक्त? रूरल एरिया की कॉपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और आपका रॉयल कमीशन ये बात स्टेटमेंट देता है कि अगर इंडिया में कॉपरेशन फेल हो गई, ये आपकी ऐसी जो बेस्ट होप थी हमारे रूरल इंडिया की, ये वही बेस्ट होप हमसे खत्म हो रही है। Fine. So if cooperation failed in India, it will fail the best hope for our rural India. Fine. Because cooperative societies ने rural India को एक next level पे पहुंचाया। तो अगर वो cooperative societies ही fail होगी, cooperation का concept ही fail हो गया, rural India बहुत पीछे रह जाएगा। So this was the statement given by the Royal Commission on Agriculture in 1928. तो हमने post war period में कुछ रिफॉर्म्स एक्ट देखे, कुछ कमीशंस देखे, कुछ प्रोविंशियल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटीज देखी। इसके तहत वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर 1928 तक, यानी 1914 से लेकर 1928 तक हमने कुछ चेंजेस देखी। तो इन 14 सालों के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट पोस्ट वॉर पीरियड में किस लेवल तक पहुंची, वो डेटा मैंने यहां पर दिया है। तो 1914 से लेकर 1928 तक हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नंबर कितना बढ़ा, मेंबरशिप कितनी बढ़ी, उनका शेयर कैपिटल कितना बढ़ा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे 1914 में आपके पास द नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया वाज अराउंड 14,000। सो 14,000 के करीब आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, प्रिसाइसली 14,881। और आपने देखा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज 14,000 के करीब 1928 के आते आते 96,000 हो जाती है। 96,000 यानी 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है इन द नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, सो हम देखते हैं 1914 से लेकर 1928 तक इतना इंक्रीज होता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इतना फैल जाती है कि 6 टाइम्स, 6 गुना ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती है सिर्फ 14 सालों के अंदर। तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो 14,000 थी वो 96,000 हो गई 1928 तक। उसके बाद जो मेंबर्स थे इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 1914 में टोटल मेंबरशिप कितनी थी? इन 14,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में टोटल मेंबरशिप लगभग 7 लाख के करीब थी। 6,96,000। तो 7 लाख के करीब आपके कोऑपरेटिव मेंबर्स थे। और ये कब थे? 1914 में। 1928 के आते आते यही 6 लाख 7 लाख से लेकर डायरेक्टली ये शिफ्ट हो जाता है 37 लाख। तो 37.8 लाख मेंबर्स थे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। फाइन, 37 लाख मेंबर्स, यानी 5 गुना ज्यादा मेंबरशिप बढ़ी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन 14 सालों में, 28 तक। उसके बाद कैपिटल कितना था? टोटल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, तो आपका 1914 में 7 करोड़ के करीब आपका कैपिटल था।
सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और ये 7 करोड़ से बढ़कर 10 गुना बढ़कर 76 करोड़ हो गया। तो 7 करोड़ से 76 करोड़ यानी 10 गुना ज्यादा वर्किंग कैपिटल बढ़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फ्रॉम 1914 टू 1928। फाइन, नाउ यू आर क्लियरली सीइंग ये एरा काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा है बिकॉज द स्टेप्स दैट वी टुक। उसके बाद हमने ये देखा कि प्रोग्रेस तो हुई है, क्लियर कट प्रोग्रेस हुई है। 14,000 से 96,000, 6 लाख से 37 लाख, 7 करोड़ से 70 करोड़। फाइन, ये आपकी प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस बहुत ही इनएडिक्वेट थी। प्रोग्रेस उस तरीके से इंक्लूसिव नहीं थी, हर जगह पे सेम प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो ऐसी प्रोग्रेस को हम इनएडिक्वेट प्रोग्रेस कहते हैं, जिसमें हमने ये देखा कि आपकी जितनी ये टोटल आपकी प्रोग्रेस हुई है, इट वाज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया। ये जो सारी प्रोग्रेस हो रही थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो ये एक्सपेंशन था, ये पूरे इंडिया में इवनली एक्सपेंशन नहीं हो रहा था इसका। इट वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल पॉकेट्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ दीज रूरल इंडिया पॉपुलेशंस। अब हमने ये देखना है कि आपकी कोऑपरेशन में, आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट में कितने लोग इन्वॉल्व थे जो इनके जो इसकी मेंबरशिप थे, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेंबर्स बने। तो हमने ये देखा कि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉपुलेशन दैट वाज डिपेंडेंट ऑन दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, कुछ स्टेट्स में बहुत कम थी, यानी उस स्टेट में कोऑपरेटिव मूवमेंट का उतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो ऐसा ही मैंने कुछ डेटा यहां पर दिया है कि प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन प्रोग्रेस इनएडिक्वेट था बिकॉज इट अफेक्टेड अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो कौन कौन सी पॉपुलेशन, अगर हम यूपी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, यूपी में ओनली 1.8% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वाज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज या इसके मेंबर थे। उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस की अगर बात करेंगे, दैट वाज ओनली 2.4% सेंट्रल प्रोविंस में। पंजाब की अगर बात करेंगे 11%, बॉम्बे की अगर बात करेंगे तो 10%। फाइन, तो 1.8% आपके यूपी में लोग इस पे डिपेंडेंट थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, 2.4% इन सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब के अंदर 11% और आपके बॉम्बे के अंदर 10%। तो इतनी ही पॉपुलेशन थी। कोऑपरेटिव मूवमेंट जिस लेवल तक जानी चाहिए थी, 60%, 70% एक्सपेंशन होना चाहिए था उसका, उतना एक्सपेंशन नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं इसका प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा एडिक्वेट प्रोग्रेस नहीं था। फाइन, और हमने यहां पर एक कमाल का ट्रेंड भी देखा, वो ये देखा कि इस टाइम में जिस जगह पर रियतवारी सेटलमेंट चल रही थी, उनको हम रियतवारी एरियाज भी कहते हैं। उन रियतवारी एरियाज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अच्छा एक्सपेंशन हुआ है, और जिनमें वही ओल्ड जमींदारी सिस्टम चल रहा था, परमानेंट सेटलमेंट वाला, तो वहां पर कोऑपरेटिव मूवमेंट उतनी ज्यादा निखर कर सामने नहीं आई। तो रियतवारी एरियाज में जैसे कि पंजाब है, बॉम्बे है, मद्रास है, इन एरियाज में कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक्सपेंशन अच्छा हुआ है लैंड मॉर्गेज बैंक्स की वजह से। लेकिन जो बाकी जमींदारी एरियाज थे, जैसे यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, जमींदारी एरियाज में आपने देखा कि उतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है कोऑपरेटिव मूवमेंट की इस एरा में। फाइन, तो रियतवारी एरियाज में जहां पर फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में इंटरमीडिएरी नहीं था, कोई जमींदारी सिस्टम नहीं था, और आपके दूसरे साइड से जहां पर जमींदारी एरियाज थे, जहां पर जमींदार होता था जो टैक्स देता था गवर्नमेंट को, और नीचे फार्मर से जितना ले सकता था ले जाता था। ऐसे सिचुएशंस में इंडिया में हमने बाइफर्केशन देखी। ये एरियाज जहां पर रियतवारी एरियाज है, वहां पर अच्छी कोऑपरेटिव मूवमेंट की प्रोग्रेस हुई, और ये एरियाज जहां पर ओल्ड जमींदारी एरियाज है, यहां पर कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक्सपेंशन एंड प्रोग्रेस उतना नहीं हुआ। सो दिस वाज द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 पीरियड। तो ऐसी सिचुएशन जा रही थी 28 तक। फाइन, फिर अगले ही साल यानी 1929 में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन क्या है, रिसेशन क्या है, टेक्निकल रिसेशन किसको कहते हैं, स्लो डाउन किसको कहते हैं, प्रोग्रेस किसको कहते हैं, ग्रोथ क्या होती है, ये सारा आपको दिखेगा इकोनॉमी वाले लेक्चर्स में।
तो इकोनॉमी में जब आप वो ग्रोथ एंड नेशनल इनकम शुरू करेंगे, जो आगे आपको वीडियोस मिलेंगे, वहां पर मैंने अच्छे से बताया है डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है। यहां पर मैं एक पासिंग रेफरेंस में आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का नेशनल इनकम है 100 रुपए, अगले साल इंडिया का नेशनल इनकम हो गया 110 रुपए, तो इंडिया ने ग्रो कितना किया? 10% की ग्रोथ है। अगर इस साल इंडिया का नेशनल इनकम है 100 रुपए और अगले साल इंडिया का नेशनल इनकम हो गया 90 रुपीस, तो इंडिया की नेगेटिव ग्रोथ आएगी -10%। अब अगर ये -10% की जो ग्रोथ है, जो एक नेगेटिव ग्रोथ कहलाती है कि इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है, इंडिया का जीडीपी नेशनल इनकम कम हो रहा है, तो कम हो रहा है एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और ऐसे ही करते करते पूरे साल नेगेटिव में चला गया, तो हम कहते हैं कि भाई आप डिप्रेशन में हो, इकोनॉमी डिप्रेशन में है, बिकॉज इंडिया उसका नेशनल इनकम ऐसे गिर रहा है और हर अगले महीने और ज्यादा नेगेटिव में चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम डिप्रेशन कहते हैं। ऐसा ही एक डिप्रेशन शुरू होता है यूनाइटेड स्टेट्स से। उसकी वजह बहुत बड़ी थी, अलग अलग उसकी वजह थी। स्मूथ हॉली टैरिफ उन्होंने लगाया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, जर्मनी ने वॉर जो है एक्सपेंसेस वापस नहीं दिए यूनाइटेड स्टेट्स को, वगैरह वगैरह बहुत सारे वजह थी उसकी। तो 1929 में बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होता है और वो फैलता है यूरोपियन कंट्रीज में और उसका असर इंडिया पर भी होता है। तो डिप्रेशन पीरियड में क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट पे क्या असर पड़ा? तो हम मानते हैं कि जैसे ही डिप्रेशन शुरू हुआ 1929 से लेकर फिर 1930s का पूरा डेकेड, इस पूरे डेकेड को हम डिप्रेशन डेकेड कहते हैं, और इस पूरे टाइम में आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट पे काफी ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेन पड़ा। सो देयर वाज सिवियर स्ट्रेन ऑन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। वाई? बिकॉज वही प्रॉब्लम हो गई, अब आपका पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड डिप्रेशन में है, तो वो लोग क्यों डिमांड करेंगे? उनके पास तो पैसा ही नहीं है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट 30% से भी ज्यादा हो गई थी। 40% ऑफ द नेशनल बैंक्स, जो भी नेशनल लेवल पे काम करते थे, 40% ऑफ द बैंक्स एक्चुअली क्रैश्ड। मेजॉरिटी बड़ी बड़ी कंपनीज का दिवालिया निकल गया, तो उनके पास तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, उनके पास तो पैसा ही नहीं है, वो क्या हमारी गुड्स को डिमांड करेंगे? तो हमने जब देखा वेस्टर्न इकोनॉमीज में जब डिप्रेशन शुरू हुआ, फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, वहां डिमांड कम हुई। डिमांड कम होने की वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस ऐसे करके गिर गए, और जब प्राइस ही गिरता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रोड्यूस करता हूं ये मार्कर, और ये मार्कर 50 रुपए में बेचता हूं, लेकिन मार्केट में इसको मुझे 10 रुपए भी नहीं आते, तो मैं क्यों बनाऊंगा ये? पहले तो मुझे 50 आते थे, अब 10 भी नहीं आते। जब प्राइसेस ही कम हो गए तो आप क्या बेचोगे मार्केट में? फाइन। तो हमने ये देखा, जब डिप्रेशन की वजह से हमारी मूवमेंट पे इतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ा। स्ट्रेन क्यों पड़ा? क्योंकि प्राइसेस गिर रहे थे। स्ट्रेन क्यों पड़ा? क्योंकि डिमांड काफी कम थी। अब जब डिमांड कम है, प्राइसेस कम है, तो आप अपने गुड्स बेच नहीं सकते। तो जब आप गुड्स ही नहीं बेच सकते तो पैसे नहीं कमा सकते, और जब पैसे ही नहीं कमा सकते तो आपने जो कर्जा लिया है वो वापस कैसे होगा? तो देयर वाज अ ड्विंडलिंग कैपेसिटी ऑफ रीपेमेंट, यानी आप अपने पैसे को वापस नहीं भर पा रहे थे। जो हमने यहां पर प्रॉब्लम देखी, वैसी ही प्रॉब्लम हमने यहां पर देखी। तो हमने इस एरा में भी डिप्रेशन की वजह से जो इंडिया पर अफेक्ट पड़ा है, बिकॉज इंडिया वाज उस वक्त अ ब्रिटिश कॉलोनी। फाइन। तो ब्रिटिश कॉलोनी, क्योंकि ब्रिटेन में भी डिप्रेशन के असरात थे, पूरे यूरोप में थे, तो हमारे पर भी इंपैक्ट पड़ा, और हमारे गुड्स की भी डिमांड कम हुई, प्राइसेस गिर गए। प्राइसेस जब गिर गए तो हमारे फार्मर्स के पास फिर से पैसा नहीं था, तो उन्होंने और ज्यादा कर्जा डिमांड किया। डिमांड फॉर लोन्स और भी ज्यादा बढ़ गया। सो डिमांड फॉर लोन्स इंक्रीज्ड। साथ ही साथ आपके जो ओवरड्यूज थे वो भी बढ़ गए, बिकॉज आप अपने गुड को बेच नहीं पा रहे हो, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो आपका जो कर्जा था वो बढ़ रहा है, उस पर सूद चढ़ रहा है, उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है। इंटरेस्ट के बढ़ते बढ़ते आपका जो ओवरड्यू था, आपको जो कर्जा वापस देना था वो भी नहीं दे पा रहे हो, ऊपर के बाद पुराना कर्जा भरने के लिए नया कर्जा ले रहे हो। फाइन। तो ऐसी सिचुएशन में हमने ये देखा कि ओवरड्यूज का प्रपोर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया, जो 1928 में 20% था वो 1933 में 40% हो गया। तो ओवरड्यूज का जो प्रपोर्शन है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में,
कि उन्होंने जो कर्जा लिया था वो कर्जा वापस देने में उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके कर्जे पे एक तो इंटरेस्ट चढ़ रहा था, ऊपर से यहां से इनकम भी नहीं है, तो पैसे नहीं कमा रहे, तो पैसे जब नहीं कमा रहे तो कैसे वापस देंगे। तो ये जो प्रपोर्शन है ओवरड्यूज का, ये 20% था 1928 में, और ये 1933 में, यानी 5 साल के अंदर 20% से 40% हो गया। इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट था ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया की कोऑपरेटिव मूवमेंट पर। फाइन, सो इट इंक्रीज टू 40% बाय 1933। और इसी वक्त 1933 के बाद 1934 में सर डार्लिंग ने, जो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, सर डार्लिंग ने 1934 में एक स्टडी की। उस स्टडी में उनको यह पता चला कि 24% से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में उन्होंने अपनी लिक्विडेशन कर ली, यानी उन्होंने कारोबार बंद कर दिया, लिक्विडेशन कर दी, यानी अपने मेंबर्स को अपना सारा बेच बाच के नीलामी करके पैसे चुकता कर दिया और बंद कर दिया काम। तो 1934 में मोर देन 24% ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेंट इनटू लिक्विडेशन। तो आपने ये सर डार्लिंग की रिपोर्ट भी देख ली। अब ऐसे सिनेरियो में जब डिप्रेशन में देयर इज अ सिवियर स्ट्रेन ऑन द मूवमेंट, देयर इज लेस डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स, देयर आर लेस प्राइसेस, you have a dwindling repaying capacity, there are high demand for loans, there is increased proportion of overdues, and Sir Darling also told us that 24% of cooperative societies have gone into liquidation. In all this scenario, हमने ये देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा रिलीफ दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उस वक्त, बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कुछ स्टेप्स लिए, ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। तो जो सेंटर पे आपकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सेंट्रल बैंक शुरू किया 1935 में। सर डार्लिंग की रिपोर्ट कब आती है? 34 में, और 35 में आपका एक बैंक शुरू होता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब शुरू किया जाता है 1935 में, उस वक्त ये एक प्राइवेट बैंक होता है। फिर इसको आज़ादी के बाद 1948 में इसकी ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है, और ये ट्रांसफर होता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको खरीदता है। तो इनिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है, जो इवन पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था 1948 तक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सेंट्रल बैंक बना, इनिशियली एक प्राइवेट बैंक था, उसकी नेशनलाइजेशन होती है, यानी उसको खरीदा जाता है, गवर्नमेंट उसको खरीदती है फिर 1948 में आजादी के बाद। तो एक सेंट्रल बैंक बनाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर सेंट्रल बैंक बनाने से कोऑपरेटिव मूवमेंट पे क्या फायदा हुआ? कोऑपरेटिव मूवमेंट पे ये फायदा हुआ क्योंकि इस सेंट्रल बैंक ने, जो आरबीआई बना 1935 में, इन्होंने एक डिपार्टमेंट खड़ा किया, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट। अब आपने ऑलरेडी देखा डिमांड काफी ज्यादा थी लोन्स की, फाइन। अब उनके पास पेइंग कैपेसिटी भी नहीं थी आपके फार्मर्स के पास, तो उनको एक रिलीफ देने के लिए, उनको एक फायदा देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट बनाया गया, जो एग्रीकल्चरल लोन्स देगा आपके इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, खासकर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। फाइन, सो एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट वाज सेट अप आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ आरबीआई इन 1935. So this was an important development at the central level. उसके बाद ऐसा ही एक और स्टेप लिया गया, मेहता कमेटी बनाई जाती है 1937 में। तो मेहता कमेटी कहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए, उनको और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए, आपको कोऑपरेटिव मूवमेंट में इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहिए। यानी अगर कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो आपका मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो सिर्फ एक लोकलाइज जगह में काम ना करे, वो कहीं पर भी जाके कोई अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस करके, अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्टेट्स में काम करने की उनको इजाजत होनी चाहिए। इसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अलग अलग मार्केट्स में जा सकते हैं। तो मेहता कमेटी जो 1937 में बनती है, वो कहती है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, और हमें उनको क्या बनाना है? मल्टीपर्पज। याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है कि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किसने की? मेहता कमेटी, फॉर्म्ड इन 1937। सो मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इनकी रीऑर्गेनाइजेशन की जब उसने बात की, कब बात की? 37 में बात की। इन्होंने कहा कि आपको क्या बनाना चाहिए? उसको मल्टीपर्पज कॉर्पोरेशन शुरू करनी चाहिए इंडिया में, मल्टीपर्पज कॉर्पोरेशन।
इसी के नक्शे कदम पर 1937 में जब यह रिकमेंडेशन आती है, 1942 में एक मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया जाता है। मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1942, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1942। अब ये क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी? अब देखिए, अभी तक आपने क्या देखा, 1919 का मॉन्टेगू किम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें क्या बताया गया कि अब कोऑपरेटिव्स जो है ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनेगा, ये एक स्टेट सब्जेक्ट होगा। स्टेट्स अलग अलग अपना कोऑपरेटिव एक्ट बनाएगी, अलग अलग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग एक्ट्स थे। लेकिन ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था कि जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बता सके कि अगर तुम 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में काम कर रहे हो तो तुम पर कौन सा एक्ट पड़ेगा। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब, हरियाणा और से फॉर एग्जांपल गुजरात में काम कर रही है, तो ये मल्टी स्टेट्स में काम कर रही है, अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही है, तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कौन सा एक्ट पड़ेगा। तो हमने ये कहा कि हमें ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो अलग अलग मार्केट्स में काम कर रही है, अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही है, अलग अलग प्रोविंसेस में काम कर रही है, उनके लिए हमने मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1942। उसमें हमने ये कहा कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रोविंसेस में काम कर रहे हैं, उन पर यह एक्ट लागू होगा। और इस एक्ट के तहत उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका जो मेन बिजनेस लोकेशन है, ये फॉर एग्जांपल ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है पंजाब, हरियाणा और गुजरात में, लेकिन इसका जो मेन बिजनेस लोकेशन है वो है पंजाब में। तो हमने ये कहा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में हमने ये कहा कि जहां पर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन बिजनेस लोकेशन होगी, वही का रजिस्ट्रार इसका कंट्रोल करेगा। फाइन, क्योंकि हमने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की सुपरविजन और कंट्रोल कौन करता है? रजिस्ट्रार करेगा। फाइन, ये तो हमने ऑलरेडी पीछे देखा था। लेकिन ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही है, वहां पर कौन सा रजिस्ट्रार उनको कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा? तो हमने कहा कि उसमें वो रजिस्ट्रार सुपरवाइज करेगा, वो रजिस्ट्रार कंट्रोल करेगा जहां पर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का असल बिजनेस लोकेशन होगी। वहीं का स्टेट रजिस्ट्रार इस एक्ट के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार बनेगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है पंजाब, हरियाणा और गुजरात में, और इसकी मेन बिजनेस लोकेशन है पंजाब में, तो पंजाब का जो स्टेट रजिस्ट्रार होगा, वही स्टेट रजिस्ट्रार इस एक्ट के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार के पावर्स एक्वायर करेगा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। फाइन, तो वही हमने यहां पे देखा, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1942 में स्टेट रजिस्ट्रार वेयर द प्रिंसिपल बिजनेस इज लोकेटेड विल हैव द पावर ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के जो पावर्स है, वो पावर्स दिए जाएंगे स्टेट रजिस्ट्रार को, ताकि वो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अलग अलग लोकेशंस में काम कर रही है, उसको कंट्रोल और सुपरवाइज कर सके। फाइन, ये एक्ट बनाता है 1942 में। अब इस एक्ट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब हमने एक एग्जांपल ली, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है पंजाब, हरियाणा, गुजरात में, मेन बिजनेस लोकेशन है पंजाब में, तो वहीं का स्टेट रजिस्ट्रार, उसको पावर दिए जाएंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार वाले, तो वो उसको कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा। अब हमने पंजाब में एक प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम यह देखी कि पंजाब के अंदर अब अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ऐसी होंगी जो एक जैसा ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते होंगे, एक जैसा गुड प्रोड्यूस करते होंगे, सपोज ये मार्कर। तो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो ये मार्कर प्रोड्यूस करती है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो ये गुड बना रही है, ये मार्कर बना रही है, इसके लिए लॉ तो अलग होगा, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पड़ेगा इस पर। लेकिन बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सेम ऑब्जेक्ट बनाती है, उनके ऊपर अलग लॉ होगा, प्रोविंशियल एक्ट होगा उन पर। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो विद इन स्टेट काम करती है, विद इन स्टेट के लिए उन पर पड़ेगा क्या? प्रोविंशियल एक्ट। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर उन पर पड़ेगा मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो हमने देखा ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक ही जगह पर थी, एक जैसा ही गुड प्रोड्यूस करती थी, लेकिन उन पर अलग अलग एक्ट्स पड़ते थे। क्यों? क्योंकि कोई उसमें मल्टी स्टेट थी, कोई विद इन स्टेट थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की इसने, जिसको हमने फिर ठीक किया जब हमने नया एक्ट बनाया 1980s में। वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे। फाइन, तो ये प्रॉब्लम थी इस 1942 वाले एक्ट में।
तो आपने अब देखा डिप्रेशन में 1929 में डिप्रेशन शुरू होता है। तो डिप्रेशन में क्या प्रॉब्लम थी? सिवियर स्ट्रेन था हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट पे, लोन्स की डिमांड बहुत थी, ओवरड्यूज काफी हो गए थे। सर डार्लिंग ने यह भी कहा कि 24% से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेशन में चली गई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, उन्होंने आरबीआई बनाया 1935 में, जबकि वो एक प्राइवेट बैंक था तब। तो प्राइवेट बैंक की ओनरशिप में, प्राइवेट ओनरशिप में इन्होंने एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट भी बनाया। उसके बाद मेहता कमेटी आती है 1937 में। मेहता कमेटी कहती है कि हमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को रिऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो उनको रिऑर्गेनाइज करने की बात करके उनको मल्टीपर्पज कॉर्पोरेशन में चेंज करने की बात होती है। उसी के हिसाब से मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनता है 42 का। उसके बाद अब आपका हो गया ये पीरियड, डिप्रेशन का पीरियड, 30s का पीरियड खत्म। अब हम आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ। और वर्ल्ड वॉर 2 जब 45 में अंत खत्म होता है, फिर उसी के बाद 2 साल के अंदर हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। अब वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इन्फ्लुएंस था? अब वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते इंडिया में कमाल की मूवमेंट, तब तक नेशनलिस्ट मूवमेंट जेनिथ पे थी, टॉप पर थी। इंडिया की पूरी इकोनॉमी में सारे लोग मोबिलाइज हो चुके थे। तो हमने अपनी डिपेंडेंसी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा कम कर दी थी। तो ऐसे सिनेरियो में जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है, उस वक्त इंडिया पर एक पॉजिटिव इंफ्लुएंस पड़ता है वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ। कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट पे एक पॉजिटिव इंफ्लुएंस पड़ता है। क्यों पॉजिटिव इंफ्लुएंस पड़ता है? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, मैं ये बेचता था 50 रुपए में, अब इसको मुझे 60 रुपए 70 रुपए मिलेंगे, तो मैं इसको ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़े, उसके बढ़ने की वजह से मेरी कोऑपरेटिव मूवमेंट पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। तो इट एक्चुअली हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस विच ब्रॉट बैक द एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी थी, पैसे थे लोगों के पास, वो अब वापस आने लगे। जब पैसे वापस आएंगे तो अब आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, तो लोन की डिमांड कम हो गई। तो आपके जो ओवरड्यूज बढ़ गए थे, वो ओवरड्यूज कम हो जाएंगे। तो यही हुआ। आपने देखा कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ने की वजह से फार्मर्स ने और प्रोडक्शन शुरू की, और काम शुरू किया, कर्जे उतारे, लोन की डिमांड कम की, वगैरह वगैरह। इस सिनेरियो में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कमाल का एक्सपेंशन मिला। तो हमने ये देखा, अगर आप 39 से लेकर 46 की बात करेंगे, यानी इन 7 सालों की आप बात करो, 1939 से 1946 तक। तो 1939 से लेकर 1946 तक अगर हम बात करेंगे, तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितनी थी? 1939 में 1 लाख के करीब। उसके बाद वो इंक्रीज हुई 1.7 लाख। आपकी 1939 में टोटल मेंबर कितने थे डिपेंडेंट ऑन कोऑपरेटिव्स? 53 लाख। और 1946 के आते आते 91 लाख। उसके बाद 1939 में 106 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल, और ये बढ़ के हो गया 164 करोड़। तो आप देख रहे हैं, नंबर भी बढ़ रहा है, मेंबर भी बढ़ रहा है, और कैपिटल भी बढ़ रहा है। अब ऐसे ही इसी को हम आगे लेंगे, 1939 और 1946 को कंपेयर करेंगे। 1939 में अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोपोर्शन देखेंगे इन कंपैरिजन टू टोटल विलेजेस कितनी थी, तो हमने ये देखा कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हर 5.4 विलेजेस के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में थी। तो इंडिया में टोटल विलेजेस कितनी थी और टोटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितनी थी? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 5 विलेजेस के लिए ऑन एन एवरेज थी। तो हर 5 विलेजेस के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको मिल जाती थी। और 5 विलेजेस के लिए जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी डिपेंडेंट थी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे? लगभग 6.2% ऑन एन एवरेज, 6.2%। तो 1946 के आते आते आपने इसमें इंक्रीज देखा। आपने ये देखा कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अब डिपेंडेंट है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, लगभग 10.6%। और हर 3 विलेजेस के लिए अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पहले तो 5 विलेजेस के लिए सिर्फ एक थी, अब 3 विलेजेस के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसकी वजह से प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ गया, इसमें 6 से 10% हो गया। फाइन। तो 1940s का डेकेड वाज गुड फॉर अस कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए। तो ओवरड्यूज जो थे वो आपने रीपे कर लिए, डिमांड ऑफ न्यू लोन्स कम हो गई। लेकिन इस सिनेरियो में 1940s में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। हम ये देखते हैं कि लोगों का जो शिफ्ट है
कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलने का वो क्रेडिट से नॉन क्रेडिट सोसाइटीज की तरफ हो रहा है। यानी मेजॉरिटी उस वक्त जो भी सोसाइटी खोलता था वो क्रेडिट सोसाइटी होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं शिफ्ट फ्रॉम क्रेडिट सोसाइटीज टू नॉन क्रेडिट सोसाइटीज। फाइन, अब नॉन क्रेडिट सोसाइटीज में क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, मेजॉरिटी आपका वेस्टर्न वर्ल्ड उसमें इन्वॉल्व है। फाइन, अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपको एक स्पेस मिली, क्योंकि अब मार्केट में गुड्स की डिमांड है, क्योंकि वहां से गुड्स सप्लाई नहीं हो रहे, मार्केट में गुड्स की डिमांड है। तो गुड्स की डिमांड को मीट करने के लिए आपने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली, आपने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली। ये अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिनके टाइप्स आपको आमिर सर पढ़ाएंगे। फाइन, तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुलने लगी इंडिया में, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुलने लगी इंडिया में, सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज नहीं, अलग अलग सोसाइटीज खुलने लगी। तो हमने एक शिफ्ट देखा फ्रॉम क्रेडिट टू नॉन क्रेडिट सोसाइटीज। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन 1940s। तो वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद हमने एक शिफ्ट देखा, देयर वाज एम्फेसिस ऑन नॉन क्रेडिट सोसाइटीज फ्रॉम क्रेडिट सोसाइटीज। फाइन, उसके बाद आपने ये भी देखा 1945 के आते आते 1945 में एक कमिटी सेटअप होती है, कोऑपरेटिव प्लानिंग कमिटी। तो 1945 में दे एक्चुअली हैव अ कमिटी इन प्लेस, द कोऑपरेटिव प्लानिंग कमिटी ऑफ 1945। अब इस 1945 की कमिटी ने दे कंसिडर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एज द मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक कमिटी बनाई जाती है, प्लानिंग कमिटी, कि जो आजाद भारत में 1947 के बाद प्लानिंग के बारे में हमें आइडिया देगी। लेकिन प्लानिंग किस में? कोऑपरेटिव प्लानिंग। फाइन, तो एक कोऑपरेटिव प्लानिंग कमिटी बनती है 45 में। कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी एक रिकमेंडेशन देती है। उस रिकमेंडेशन में यह बताया जाता है कि अगर आपको इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी जो 5 ईयर प्लान्स हमने शुरू किए, अगर आपको इंडिया में प्लानिंग शुरू करनी है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, अपनी इकोनॉमी को प्लान करना है कि हमें 5 साल 10 साल 15 साल में क्या अचीव करना है, वही तो प्लानिंग हो गई। अगर आपको प्लानिंग करनी है इकोनॉमी में, प्लानिंग करने के लिए सबसे अच्छा और सूटेबल प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करो। तो उन्होंने कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी 1945 में जब सेटअप होती है, वो एक कमाल की हमें स्टेटमेंट देती है दैट इट कंसिडर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज द मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। फाइन, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट result, important recommendation of cooperative planning committee of 1945. उसके बाद 1947 में कोऑपरेटिव मूवमेंट आपकी आज़ादी की तरफ आती है, और यहां से फिर आपको बहुत एक्सपेंशन मिलता है कोऑपरेटिव मूवमेंट का, बिकॉज अब इंडिया हमारे कंट्रोल में था। अब इंडिया की प्लानिंग हम करेंगे और हम लोगों तक फायदा पहुंचाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए। तो यहां से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल मिलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका सेंटर स्टेज बनता है, जहां से आपके प्लान्स आपके इंप्लीमेंट होते थे और लोगों तक पहुंचते थे। फाइन, सो 1947 के बाद, आफ्टर 1947 द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज बूस्टेड बाय गिवन अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो 47 तक हम आ गए। अगले लेक्चर में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हिस्ट्री रही कोऑपरेटिव मूवमेंट की। तो एक काम कीजिएगा, 47 तक मैंने काफ़ी हिस्ट्री आपको पढ़ाई अभी तक। आप इमेजिन कीजिए वर्ल्ड से लेकर हम फिर कैसे इंडिया में आए, फिर इंडिया में आते 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 आज हम पहुंचे हैं इंडिपेंडेंस तक। फाइन, आपको इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो हम आएंगे, जहाँ तक कि आपके मटेरियल में होगा वो आपको पढ़ना है। तो इसका PDF अभी शेयर हो जाएगा, लेक्चर के साथ साथ PDF भी पढ़िएगा। थैंक यू। उसमें कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं, उसको भी याद रखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।